Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 में क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि एक छोटा सा टॉपिक है इसको भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। क्रेब्स साइकिल को समझने से पहले इनकी टेक्स्ट पढ़ने से पहले हम पहले क्रेब्स साइकिल को ही देख लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल में होता क्या है। क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस को हम टच कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो प्रोसेस था जिसमें ग्लूकोज जो है वो उसकी स्प्लिटिंग होती है और ये प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता था और इसके नतीजे में दो पायरुवेट बनते थे। दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो हैं बनते थे जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल होते थे। इसके बाद जो है अब हम आते हैं थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल की तरफ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो आएगा। आने के बाद जो है ये एसिटाइल को एंजाइम ए आके लगेगा जो ऑक्सिलो एसीटेट हैं उसके साथ। ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जब ये लगेगा तो लगने के बाद जो है यहाँ से को एंजाइम ए जो है वो रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। तो एसिटाइल और ये ऑक्सिलो एसीटेट जो है वो आपस में मिलेंगे। मिलने से इनके नतीजे में सिट्रेट बनेगा जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल होगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो इसीलिए क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो सिट्रेट बना है तो इस साइकिल को जो है सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। जो सेकेंड स्टेप है उसमें यह होता है कि इसमें भी एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा और इसमें जो है इसके नतीजे में बनेगा कि जो सिट्रेट है वो तब्दील हो जाता है आइसोसिट्रेट में, यानी इसकी कोई दूसरी जो है मिलती जुलती कोई शक्ल बनेगी। यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जो इससे मिलता जुलता होगा, जो सेम होगा इससे, इसका कोई आइसोमर होगा ये, जिसको आइसोसिट्रेट कहा जाता है। आइसोमर जो है ऐसे हम स्ट्रक्चर को कहते हैं जो होते तो सेम ही है, इनका फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सा देखने में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं, अदरवाइज ये होते सेम हैं। तो सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में तब्दील हो जाएगा। फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें ये होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो वहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस होगा। लॉस होने के बाद जो है जो NAD है वो NADH में तब्दील हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ से H पॉजिटिव NAD जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में यहाँ से निकलेगा, तब्दील हो जाएगा। तब्दील होने के बाद जो है जो आइसोसिट्रेट है वो तब्दील हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसके बाद जो है जो फोर्थ स्टेप है यहाँ पे भी क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद यहाँ पे NAD जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा और अब यहाँ पे जो है जो को एंजाइम ए है वो फिर से यहाँ पे एंट्री मारेगा। यहाँ पे एंट्री मारने के बाद जो है अब जो कंपाउंड बनेगा वो सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनेगा। सक्सिनाइल को एंजाइम ए के बाद जो है अब ये होगा कि यहाँ से जो को एंजाइम ए है वो 5 स्टेप में बाहर निकलेगा और इस नतीजे में जो है जो GDP है वो तब्दील हो जाएगी GTP में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ADP जो है वो ATP में तब्दील हो जाती है, या ADP से ATP यहाँ पे बनेगा। बनने के बाद जो है यहाँ पे फ्यूमेरेट यहाँ पे बनेगा। फ्यूमेरेट के बाद जो है मिलेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कैसे होगी वो, क्योंकि जो FAD जो है वो तब्दील हो जाएगा FADH में। यहाँ पे इस सिस्टम में FAD जो है वो FADH2 में यहाँ पे तब्दील हो जाएगा। तब्दील होने के नतीजे में फ्यूमेरेट बनेगा। फ्यूमेरेट जो है वो फिर उसमें क्या होगा, वहाँ पे वो वाटर का मॉलिक्यूल अब इस सिस्टम में जो है 7 स्टेप में इंटर होगा। इंटर होने के बाद जो है फ्यूमेरेट जो है वो तब्दील हो जाता है मेलेट में। फ्यूमेरेट जो है वो मेलेट में तब्दील हो जाता है और यहाँ पे जो है NAD जो है फिर तब्दील हो जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव में और इस तरह से जो है
जो मेलेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सिलो एसीटेट में, और फिर इस तरह से ये साइकिल फिर से चलता रहेगा। तो यहाँ तक हमने जितना भी क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस किया या इस साइकिल को हमने ज़रा देखा, तो हमें जो बात समझ में आई अब तक हमें कि ये समझ में आया कि ये साइकिल जो है ये एक कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड में तब्दील हो रहा है, यही हमने पढ़ा है। और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहे हैं एक दो जगह से, जहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है। FAD जो है वो FADH में तब्दील हो रहा है, NAD जो है वो NADH में तब्दील हो रहा है। तो टोटली जो है क्रेब्स साइकिल में यही हो रहा है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो रहा है। क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम A, a 2-carbon compound, now participate cyclic series of reaction during which oxidation process is completed. एसिटाइल कोएंजाइम A जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, और अब ये जो है साइक्लिक जो सीरीज़ है, जो साइक्लिक जो रिएक्शन जो है उनमें ये जाके अपना रोल प्ले कर रहा है या वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर रहा है, और जिसके नतीजे में जो है जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का वो कंप्लीट होता है। दिस सीरीज ऑफ साइक्लिक रिएक्शन इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। और इस सीरीज़ को जो है या फिर इस रिएक्शन ऑफ सीरीज़ को जो है जो साइकिल के फॉर्म में हो रही है इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। द फर्स्ट नेम ऑनर्स द बायोकेमिस्ट सर हैंस क्रेब हु वर्क आउट दिस साइकिल रिएक्शन। जो सबसे पहले इस पे जिस बायोकेमिस्ट ने काम किया है उसका नाम है हैंस क्रेब, और इसीलिए जो है इसका नाम जो है इस रिएक्शन का नाम जो है या साइक्लिक रिएक्शन का नाम जो है क्रेब्स साइकिल पड़ गया है। The second reflect the first step is in the cycle citric acid। और दूसरा जो इसका सिट्रिक एसिड नाम है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो है जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है क्रेब्स साइकिल के नतीजे में वो सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट बनता है। तो इसी की बिना पर जो है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। एन इंजाइम स्ट्रिप को इंजाइम ए फ्रॉम एसिटाइल को ए, और इनमें जो है आप कौन सा एंजाइम एंट्री मारेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए जिसको को ए कहा जाता है। द रिमेनिंग एसिटाइल फ्रेगमेंट रिएक्ट विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसीटेट, एसिटिक एसिड और ऑक्सिलो एसीटेट कहें फिर सेम बात है, टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आके इंटर हुआ कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर हो गया। इंटर होने के बाद जो है वहाँ से कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद जो एसिटाइल है वो आके अटैच होगा, एसिटाइल का फ्रेगमेंट जो है वो अटैच होगा ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल होगा। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इनके नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल होगा और वो सिट्रिक एसिड या फिर जिसको सिट्रेट कहा जाता है बनेगा। 1 molecule of water is used in coenzyme A is recycled again। क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का वहाँ पे यूज़ होगा, और जो कोएंजाइम ए जो आया था वो क्या होगा, वापस निकलेगा वहाँ से। निकल के वो इंतज़ार करेगा कि दूसरा कोई ऑक्सिलो एसीटेट आए तो इसके साथ मैं मिल के फिर से जो है अपना काम शुरू करूँ। लेकिन अब साइकिल के शुरू में ही ये कोएंजाइम ए जो है वो वहाँ से बाहर निकलेगा। सिट्रिक एसिड possesses 3 कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। अब सिट्रिक एसिड में जो है 3 कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप जो है इसमें होते हैं। Hence Krebs cycle is also known as tricarboxylic acid cycle और TCA cycle। और इसीलिए जो है क्योंकि इसमें जो है सिट्रिक एसिड में जो है 3 कार्बोऑक्सिल ग्रुप जो है मौजूद होते हैं, जिसकी बिना पर जो है इनको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है या फिर TCA साइकिल भी कहा जाता है। A molecule of water is removed and another added back so that citric acid is isomerized to isocitric acid through cis एकोनिटिक एसिड। अच्छा, ये जो स्टेप है इसमें क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर जो सिट्रिक एसिड है उसका आइसोमर बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड जो है इसमें ये तब्दील हो जाएगा।
आइसोसिट्रिक एसिड अंडरगोज एन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जो आइसोसिट्रिक एसिड जो है अब उसमें क्या होगी, डिकार्बोक्सिलेशन होगी, जिसके नतीजे में जो है इट इज़ फर्स्ट ऑक्सीडाइज यील्डिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2H that reduce a molecule of NAD to NADH plus H positive। तो अब क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग यील्ड में जो है इनका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा NADH को, NADH को ये रिड्यूस करेगा और इसमें जो है NADH प्लस H पॉजिटिव आयन जो है वो आके अटैच्ड होगा। द रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट इज डिकार्बोक्सिलेटेड। जो रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट था वो डिकार्बोक्सिलेटेड था, यानी इसमें जो है कार्बन मौजूद नहीं था। With the removal of carbon dioxide, molecule of 5 carbon compound alpha ketoglyceric acid is formed. Alpha ketoglyceric acid is again oxidatively decarboxylated। अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होने के नतीजे में जो है 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड बना जिसको अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड इससे बना, जिसको कहा जाता है। और अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड जो है इसमें फिर क्या होगा, अगेन कार्बन यहाँ से रिमूव होगा, डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होगी और कार्बन का जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ से लॉस्ट होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज लॉस्ट, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड से लॉस्ट होगा। द रिमेनिंग 4 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन reducing NADH to NAD positive to NADH plus H positive। जो रिमेनिंग 4 कार्बन रह गए अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तो मजीद 4 कार्बन रह गए। 4 कार्बन पर मुश्तमिल जो कंपाउंड है उसमें जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और फिर जो NADH पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। The 4 carbon fragment combines with CoA by an unstable bond forming succinyl CoA। अब क्या होगा, यहाँ पे आके जो है फिर कोएंजाइम A जो है वो आके अटैच होगा, जिसके नतीजे में जो है सक्सिनाइल CoA बनेगा यहाँ पे, जो कि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल बॉन्डिंग इनमें होगी। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे जो है फॉस्फोराइलेशन का एक स्टेप होगा क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है आके ऐड हो रहे हैं। CoA is replaced by phosphate group which is then transferred to guanosine diphosphate GTP to form guanosine triphosphate GTP। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। कैसे होगा, जो GTP है वो तब्दील हो जाएगा GTP में और जो CoA था वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आके क्या लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, लगेगा यहाँ पे। GTP transfers it phosphate group to ADP फॉर्मिंग ATP, यानी GTP जो है ये तकरीबन मिलता जुलता होता है ATP से, तो इसलिए क्या करेगा, ये जो ADP जो है वो बनाएगा और उससे जो है ATP बनेगा, यानी ये ट्रांसफर होगा ADP में, ADP जो है वो फिर ATP में तब्दील हो जाएगा। विद एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सक्सेनिक एसिड इज फॉर्म। अब जो है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जो है ऐड हो जाएगा एक, जिसके नतीजे में जो है सक्सेनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2H positive, succinic acid is converted to fumaric acid and FADH2 are formed। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर वाटर के यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है दो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ये लॉस होंगे, 2H पॉजिटिव यहाँ से लॉस होंगे, तो सक्सेनिक एसिड जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में या फिर फ्यूमेराइड जिसको हम कहते हैं, और यहाँ से जो है FAD जो है वो तब्दील हो जाएगा FADH2 में, यानी FAD जो है वो कन्वर्ट होकर FADH2 बनेगा। विद एडिशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्ट टू मैलिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगी एक वाटर मॉलिक्यूल की, जिसके नतीजे में जो है फ्यूमेरिक एसिड तब्दील हो जाता है मैलिक एसिड या फिर मैलेट में। The last step in Krebs cycle is regeneration of oxaloacetic acid। जो लास्ट स्टेप है Krebs साइकिल का वो ऑक्सिलोएसिटिक एसिड या फिर ऑक्सिलोएसिटेट का जो है रिजनरेशन है, यानी यहाँ पे वो दोबारा से बनेगा। This is found by removal of electrons to H positive from malic acid to NAD positive forming NADH plus H positive। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है रिमूवल यहाँ से होगी,
जिसके नतीजे में जो है मैलिक एसिड या फिर मैलेट जो है वो बनेगा। और नहीं, मैलिक एसिड या मैलेट में से जो है यहाँ से दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से रिमूव होंगे और क्या होगा, और NAD पॉजिटिव जो है वो NADH+H पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। यानी यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में, जिनको हम पायरुवेट भी हमने कहा है। पूरा जो ग्लाइकोलिसिस का जो टॉपिक था उसमें हमने पूरा इसमें डिटेल से पढ़ लिया है कि उसमें कितने कार्बन मौजूद होते थे। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट में जो है 3 कार्बन पहले होते थे, लेकिन बाद में जब क्रेब्स साइकिल में इसको इंटर होना हो तो ये अपनी थोड़ी सी शक्ल चेंज कर लेता है। वहाँ से कार्बन का एक मॉलिक्यूल जो है रिलीज होता है, कार्बन वहाँ से निकलता है, तो फिर वो जाके फिर क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है। यहाँ पे यही बात बताई गई है। Thus, 2 turns of cycles are required for each glucose molecule. For each pyruvic acid molecule, 3 carbon atoms are removed as carbon and 5 pairs of hydrogen atoms are used to reduce NAD and FAD to NADH positive plus H positive and FADH2 the carrier molecule. तो फाइनली क्या होगा, जो पायरुविक एसिड जो है का जो मॉलिक्यूल है, हर पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन एटम जो है वो रिमूव हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और 5 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है एटम जो है वो यूज्ड होंगे, और इस तरह से जो है रिड्यूस होकर NAD जो है वो NAD और FAD जो है NADH+H पॉजिटिव और FADH2 में जो है ये तब्दील हो जाएंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको भी आंशिक डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर या अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। Respiration is an oxidation process in which hydrogen atoms in pairs are removed from oxidizing substrate at various stages during glycolysis and subsequent degradation of pyruvic acid via Krebs cycle. अब ये जो रिस्पायरेशन है ये एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो पेयर के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होते हैं, और अब क्या होगा, और वेरियस स्टेजेस पे जो है ऐसा होता है सबस्ट्रेट के जो ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट जो होता है वहाँ पे, और जो ग्लाइकोलिसिस है इस दौरान डिग्रेडेशन होती है ग्लूकोज की, और ये पायरुविक एसिड जो है उसकी डिग्रेडेशन होगी क्रेब्स साइकिल के लिए जब ये इस्तेमाल हो रहा हो। अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिसोसिएट इनटू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ पेयर ऑफ प्रोटॉन। एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो डिसोसिएट होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ प्रोटॉन में। इन respiration there are 6 steps at which hydrogen atoms in pairs are released, 1 in glycolysis and 5 in Krebs cycle। और रिस्पायरेशन में जो है 6 स्टेप ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं। एक तो ग्लाइकोलिसिस में होगा और दूसरा जो है वो क्रेब्स साइकिल में होगी, बाकी जो 5 जो है वो क्रेब्स साइकिल में होंगे। The electrons thus released at these stages are accepted by nicotinamide adenine dinucleotide NAD and flavin adenine dinucleotide FAD, from where they are passed along a chain of electron carriers such as cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A and cytochrome A3। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन जो है अब रिलीज होते हैं इन स्टेजेस में, और फिर इनको जो है एक्सेप्ट करने वाले NAD, FAD वगैरह होते हैं। NAD जो है वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD जो है वो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, और फिर ये जो है एक पाथवे से ये पास हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं जो इनको यहाँ से लेके आते हैं एक चेन से यहाँ ये लेके आते हैं एक चेन के जरिए। इनमें जो है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो हैं साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, यानी ये कैरियर जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके आते हैं।
While passing from one carrier to another, these cytochromes are alternately reduced, receive electrons, and oxidize, give up electrons with energy is released, which is used in formation of ATP, adenosine triphosphate, from ADP, adenosine diphosphate, inorganic phosphate. अब क्या होता है जब ये पासिंग हो रहे हो, जबकि तब ये जो है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ये पास होते हैं, तो ये जो साइटोक्रोम्स है ये अल्टरनेटली रिड्यूस भी होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं, और ये ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये दे भी रहे होते हैं। जब ज़रूरत नहीं पड़ती तब रिसीव कर लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ लेती ही दे देते हैं, और इस तरह से जो है एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी जो है यूज़ होती है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से, और इससे जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाते हैं। This formation of ATP is called oxidative phosphorylation and take place in mitochondria। और इस तरह से जो है ATP की जो फॉर्मेशन जो होती है इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि फॉस्फोरिलेशन ही ATP की फॉर्मेशन को कहते हैं। जहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो वहाँ पे उस प्रोसेस को फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। Complete oxidation of glucose molecule hexose sugar results in a net gain of 36 ATP molecules which are released in cytoplasm available for different metabolic reactions। जो कंप्लीट रिएक्शन जो है उसमें ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है जिसको हम हेक्सोज शुगर कहते हैं, वो कब बनता है? वो बनता है कि ग्लूकोज के नतीजे में क्या बनेगा, इसके नतीजे में जो है जो नेट एनर्जी जो गेन होती है वो 36 ATP मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे गेन होगी एनर्जी, जो कि रिलीज होगी। ये जो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी साइटोप्लाज्म में, और ये एनर्जी जो है जो साइटोप्लाज्म में रिलीज हुई हैं ये फिर फर्दर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह हैं उनमें ये अपना रोल प्ले करेगी, या फिर वहाँ पे जो है ये एनर्जी यूटिलाइज होगी। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।